हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर इस सीरीज को स्टार्ट किया है जो आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हमने 12th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ को सिलेक्ट किया है। अभी तक मैंने आपको इम्यूनोलॉजी और जनरल डिजीज़ के बारे में सारे डिस्कशन किए हैं और लास्ट वन जो डिस्कशन था वो मैंने HIV एड्स पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। दूसरा जो डिजीज़ आपके यहाँ जो मेंशन किया गया है मेजर डिजीज़ वो है कैंसर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैंसर। हम कैंसर को देखेंगे और कैंसर और एड्स में से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वजह से इन टॉपिक को पढ़िए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया गया है, उसको समझिए लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, बिटवीन द लाइन, बट बियॉन्ड द बुक नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मेरा सजेशन आपके लिए। और फ्रेंड, अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हैं और कंटेंट आपको पसंद आ रहा तो लाइक को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जानने वालों को, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जो आपका स्टडी ग्रुप है, उन सारे ग्रुप में इस लेक्चर को, इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको लगता है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं तो उन्हें बताइए। वैसे भी आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बता सकते हैं अपने फ्रेंड से, चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ। तो अभी हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, कैंसर। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है कैंसर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ना कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, ये एक डिजीज़ है और इसका जो एजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। जेन का मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। कार्सिनोजेन वो एजेंट हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर में होता क्या है? कैंसर होती है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ और डिवीजन। जब अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो सेल जो है फास्ट डिवाइडिंग जो है सेल का एक मास बना लेता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ये ट्यूमर दो नेचर के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरे को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये लोकलाइज नेचर का होता है और लेस हार्मफुल है। बट ये जो मैलिग्नेंट होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाता है दूसरी लोकेशन पे, अदर लोकेशन पे, और वहाँ पे फर्दर जो है ट्यूमर के फॉर्म में ग्रो करता है, फर्दर ट्यूमर्स क्रिएट करता है। अब आपको एक चीज़ समझाऊं कि ये ट्यूमरस ग्रोथ क्या है, किस चीज़ को हम बोल रहे हैं ट्यूमरस ग्रोथ। देखिए, एक नॉर्मल सेल की लाइफ साइकिल कैसे होती है। एक नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये एक सेल है। सेल में, सेल साइकिल में आपने पढ़ा है कि पहले इसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, सेल साइकिल आपको बताया था ना, इस तरीके से M डिवीज़न की फेज है और ये G1 है, S है और G2 है। ठीक है, और यहाँ पे G0 स्टेज है। G0 स्टेज का मतलब सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। तो ये एक सेल साइकिल में G0 स्टेज जो होती है इसका मतलब है नो फर्दर डिवीजन।
ठीक है। तो सेल इस तरीके से ग्रो करती है, इसकी साइज बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद ये सेल डिवाइड हो गई दो छोटी सेल में, फर्दर ये बड़ी होगी, फर्दर डिवाइड होगी। अगर ये रेगुलर डिवीजन है तो एक कैंसरस सेल में क्या है कि सेल जो है ये इतनी बड़ी सेल है, ये थोड़ी सी ग्रो की और तुरंत ये डिवाइड हो गई, और ये फर्दर डिवाइड हो गई। ये लगातार इनमें डिवीज़न होता जा रहा है और ये डिवीज़न उन्हें इस कंडीशन में पहुंचा देता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। तो एक नॉर्मल सेल में डिवीज़न क्यों नहीं होता है? जैसे ये सेल यहाँ पहुंच गई, अब इसे डिवाइड नहीं करना है, तो सेल एक दूसरे को केमिकल इनहिबिशन, यहाँ पे आपको वो तो नहीं जानना है, कुछ केमिकल ये सिक्रेट करते हैं जो इनहिबिट करते हैं फर्दर सेल ग्रोथ के लिए, यानी जो G0 स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेल में डिवीज़न रुक जाता है। लेकिन एक कैंसरस सेल लगातार डिवीज़न करती है। जब ये लगातार डिवाइड करती है तो इसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, और अपने ये सराउंडिंग टिश्यू से ढेर सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। ऐसा करने से जो सराउंडिंग टिश्यू है उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है। और ये जो साइज है, जैसे ये बिनाइन ट्यूमर है इस तरीके से बढ़ गया, तो ये जो साइज है, ये साइज ऐसा डालता है, जैसे मान लीजिए ये विंड पाइप है और विंड पाइप में यहाँ ट्यूमर हो गया इतना बड़ा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो देखो क्या फ़र्क पड़ा कि एक नॉर्मल जो विंड पाइप है, एक नॉर्मल है, इसमें एयर ढंग से पास हो रही थी, यहाँ पे एयर को पास करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इस ट्यूमर के साथ क्या है, ये एक साथ बॉडी में 3, 4, 5 लोकेशन पे स्प्रेड होके हर लोकेशन पे यहाँ ट्यूमर क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं मैलिग्नेट, और जल्दी ही बॉडी में बहुत सारे लोकेशन पे ये स्प्रेडिंग हो जाती है। इसीलिए इसको एक और टर्म देते हैं नियोप्लास्टिक्स। ये जो ट्यूमर सेल है ना, इनको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक्स, ठीक है, नियोप्लास्टिक नेचर। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ट्यूमरस सेल क्या है, उनके टाइप क्या है, मैलिग्नेंट क्या है, मेटास्टेसिस क्या है। अब हम आते हैं कार्सिनोजेन पे, जो एजेंट जिनकी वजह से ट्यूमर्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट। देखो कार्सिनोजेनिक एजेंट कोई भी हो सकता है जिससे ट्यूमर हो। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। देखो इसमें कोई केमिकल हो सकता है जिसकी वजह से हो, इसमें वायरस हो सकते हैं जिसकी वजह से हो, इसमें रेडिएशन हो सकता है जिसकी वजह से हो, ठीक है, इसमें यूवी रेज हो सकती है जिसकी वजह से हो। इवन बायोलॉजिकल में जैसे कि हार्मोन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हो। हार्मोन में सेक्स हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, खास करके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में जो कैंसर होते हैं। देखो फीमेल में जो कैंसर होते हैं, इस एस्ट्रोजन की वजह से ओवरी का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर होता है। टेस्टोस्टेरॉन के वजह से जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये हार्मोन निकलते हैं, लेकिन जब एब नॉर्मल निकल जाते तो होता है रेडिएशन, जो हाई रेडिएशन है उससे जो है, जो यूवी रेडिएशन है उससे, जो वायरस है इनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। एक्चुअल में कार्सिनोजेन जो है वो करते क्या है कि जो कैंसर है वो एक जीन की वजह से होता है जिसे बोलते हैं ऑन्कोजीन।
ये हमारे बॉडी में पहले से होता है, इसे प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ये पहले से होता है ऑन्कोजीन। ये कार्सिनोजेन इसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, ये जीन कहाँ होगा? डीएनए में। तो डीएनए में जो कोई भी इस डीएनए के इस जीन को एक्टिव कर देता है उन सब को हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। और इसका असर क्या होता है? इसका असर होता है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। और उसका असर क्या होता है? ट्यूमर्स। और फिर इसका असर क्या होता है? बिनाइन फॉर्म ऑफ ट्यूमर, मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग, बहुत सारी नियोप्लास्टिक सेल्स के क्लस्टर। और इनसे क्या प्रॉब्लम होगी? इस तरीके के डिफॉर्मिटीज हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट खींच लेने से ऑर्गन की डेथ होने लगेगी। जब ऑर्गन नहीं बचेगा तो फिर आपकी बॉडी कैसे बचेगी? ठीक है, तो ये कैंसर है। अब ये कैंसर की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सवाल है कि इसे हम जानेंगे कैसे कि किसी को कैंसर है, मतलब डायग्नोसिस यहाँ कई सारी तरीके की हैं। मैं इनको बताता हूँ, इनको हटा दूँ। जो देखिए डायग्नोसिस क्या क्या है, यहाँ कई सारे डायग्नोसिस हैं। ठीक है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मैं समझा दे रहा हूँ। एक तो होता है एमआरआई, ठीक है, एक है सीटी स्कैन, एक है, इसमें मैं आपकी बुक का ही बताऊंगा जो आपकी बुक में है, रेडियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी दिया कि नहीं दिया? ठीक है, सबसे मेन होता है ये जिसे हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि सेल की स्लाइड बनाते हैं इस तरीके से। जैसे ये ट्यूमर है, यहाँ से सेल लिए, इसकी स्लाइड बनाए और इन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे और फिर हमने डिसाइड किया कि ये किस फॉर्म में है, ये बिनाइन फॉर्म में है, ये मैलिग्नेंट फॉर्म में है। तो इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें टिश्यू का सैंपल लिया जाता है ऑर्गन से काट के, जहाँ पे हमें ट्यूमर मिल रहा है उसको स्टेन किया जाता है, फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो सीटी स्कैन करके उसकी टोपोग्राफी देखी जाती है, या एमआरआई करके, या सिंपल एक्सरे से भी देखा जाता है, इवन सोनोग्राफी से भी देखा जाता है। कोई एक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन सबसे मेन टेस्ट होता है ये हिस्टोपैथोलॉजी। इससे जो कंफर्मेशन मिलता है उसे फाइनल ही मान लिया जाता है, बाकी क्लिनिकल सिम्टम को मैच कराए जाते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं हम। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, जैसे बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, जैसे कि आपको एलिसा टेस्ट भी होते हैं कुछ केसेज में। और अगर कैंसर ब्लड में है, ल्यूकेमिया, ब्लड के कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, तो उस केस में ब्लड के टेस्ट से हमें पता लगता है, क्योंकि सेल का काउंट बढ़ा होता है। इवन सम टाइम बोन मैरो के भी टेस्ट किए जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक है। जनरलाइज जो टेस्ट है वो मैंने यहाँ मेंशन किया। नेक्स्ट वन देखो, सिर्फ आप उतना जानो ना जितना जस्ट आपको चाहिए, नहीं तो फिर आप जो है ना परेशान रहोगे। चलो, और कुछ आपको मेंशन नहीं किया है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट जितना बता रहा हूँ जस्ट इतना। आप एक चीज़ जानो कि जब आप पढ़ते हो ना तो खुद को डॉक्टर मत मान लो। अभी आप डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, अभी आपकी कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा तुम्हें कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं आ रहा। आपको ये जानना है कि तुमको नीट का सिलेबस नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखिए। ज़्यादातर स्टूडेंट कैंसर के बारे में पढ़ के खुद को ऑन्कोलॉजिस्ट मानने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आपको
टू द पॉइंट सब बातें पता हो कि कैंसर के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, अब वो कर नहीं पाओगे। जस्ट नाम पढ़ने से थोड़े कर लोगे, उसके लिए आगे के 5 साल फिर पीजी करनी है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, बहुत लंबी गेम है, तब कहीं आप ऑन्कोलॉजिस्ट बनोगे। बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है, कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या, हाँ देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें सर्जरी है, इसमें मेडिकेशन है, ठीक है, इसके अलावा इसमें रेडिएशन है, और इसमें इम्यून थेरेपी है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें दी जाती है कीमोथेरेपी, हालांकि कीमोथेरेपी मेडिकेशन में ही आ जाती है, चलो अलग से भी बता दी। देखो सबसे बेस्ट होता है सर्जरी, बट इसकी अपनी लिमिटेशन है। सर्जरी में क्या करना है कि जहाँ ट्यूमर बना उसे काट के हटा दो, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब तक कि ट्यूमर बिनाइन स्टेज में, आपने सुन रखा होगा ना कैंसर लास्ट स्टेज में था, तो लास्ट स्टेज क्या होती है, ये मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस, जब वो स्प्रेड कर गया है। अगर वो बॉडी के हर पार्ट में चला गया, लीवर में चला गया, किडनी में चला गया, हाथ पैर हर जगह चला गया, तो क्या क्या काट के निकालोगे, और सब निकाल लोगे तो आदमी बचेगा क्या, तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर वो बिनाइन स्टेज में है, ठीक है, किसी के जबड़े में है, तो कोई बात नहीं, जबड़ा काट के निकाल लो, बाकी तो बचा रहेगा ना। तो बिनाइन स्टेज में जब तक कैंसर है तब तक सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इवन मैलिग्नेंट स्टेज में भी स्प्रेडिंग लिमिटेड हुआ है और आर्गन को सर्जिकली हटाया जा सकता तो किया जा सकता है। सर्जरी बहुत लिमिटेड है लेकिन बड़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेशन, जो इसमें मेडिकेशन दी जाती हैं वो मेडिकेशन जनरली वो दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव करे। एक्टिव इस द सेंस ये है कि ये सेल जो ट्यूमर में कन्वर्ट होती है ना, ये खुद को छुपाती है इम्यून सिस्टम से। इस टाइप का इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है और आपका इम्यून सिस्टम सोया रहे, ऐसा नहीं होता है। इम्यून सिस्टम को अगर पता लग जाए कोई ट्यूमर उमर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई नया जैसे क्रिमिनल बनता है, पुलिस को पता लगता है तो उसका शूट आउट कर देती है, बिल्कुल वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम इसे निपटा देगा, मैक्रोफेज तुरंत निपटा देगा। तो ये उनसे बचने के लिए क्या करते हैं कि अपनी इस एक्टिविटी को बहुत छुपा के रखते हैं। जनरली ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैंसर उन्हीं टिश्यू में होता है जिनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। वो टिश्यू कौन से हैं आपके बॉडी में, एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू सरफेस पे है ना, तो लगातार वहाँ ग्रोथ होती है, तो लगातार डिवीजन होता है और उसी डिवीजन को गड़बड़ करना है। परमानेंट टिश्यू में कैंसर नहीं होता है, ठीक है। जैसे जो कैंसर है वो एपिथेलियम टिश्यू में होता है, या फिर वो होता है आपके देखो जितने भी कैंसर है मैं एक बार भी नहीं बता दूं, जैसे एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर, जैसे आपका माउथ का कैंसर, तो बकल कैविटी में अंदर क्या लगा है, एपिथेलियम लगा है। ओवरी में हो रहा वहाँ क्या लगा, जर्मिनल एपिथेलियम लगा है। या फिर जितनी ग्लैंड है वो क्या होती है, मॉडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को ही हम ग्लैंड बोलते हैं, तो वो भी एपिथेलियम टिश्यू होती हैं। जो ब्लड है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में भी सेल लगातार डिवाइड होती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू में ही मेनली कैंसर होता है, बाकी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में नहीं होता। जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनता है तो ब्रेन के हर टिश्यू के साथ कनेक्टिव टिश्यू जरूर लगा होता है, और उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, या तो उनके सरफेस पे प्रॉब्लम होगी तो वो एपिथेलियम की प्रॉब्लम होगी। जब एपिथेलियम की प्रॉब्लम रहेगा तो उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। जब वो ग्लैंडुलर का होता है तो उसे हम एडिनोमा बोलते हैं, और जब वो ब्लड कैंसर होता है तो उसे हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। अब बहुत सारी बुक में इसके बड़े सारे नेम होगा, आपको जानने की एक भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। वो कभी पुराने बुक में होता था तो लोग वहाँ से पढ़ते हैं, अभी आपको ल्यूकेमिया जस्ट मेंशन है तो उसी को जानो, ठीक है। अब इसमें देखो कि एक चीज़ यहाँ मेंशन है कि तो बॉडी क्या करती है, एक केमिकल बनाती है जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा इंटरफेरॉन,
ये जो इंटरफेरॉन है ना, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मतलब जैसे एंटीबॉडी जो है आपने देखा सरफेस को कवर कर लेती हैं और मैक्रोफेजेज उन्हें खा जाता है, इसी तरीके से ये अल्फा इंटरफेरॉन इन कैंसरस ग्रोथ को, ट्यूमर्स को रोकता है। तो जब बॉडी में हमें लगता है कि कैंसरस हो सकता है तो इसे मेडिकेशन के फॉर्म में दिया जाता है और इस पे काम किया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दिया जाए। इसके अलावा ये देखो कीमोथेरेपी क्या होते हैं, ये जनरली प्लांट से निकाले गए एल्केलॉइड होते हैं। जैसे आपको एक पढ़ना है विंका एल्केलॉइड। विंका एक प्लांट होता है जिससे निकाली जाती है ड्रग विनप्लास्टिन, और एक आपको पोडोफाइलम भी पढ़ाया जाता है। तो ये प्लांट के एल्कलॉइड हैं, ये एक्चुअल में पॉइजन होते हैं, ये सेल के लिए पॉइजन होते हैं। तो इनको यहाँ इंजेक्ट किया जाता है। अगर पॉसिबल हो तो डायरेक्ट इसको दिया जाए या थ्रू ब्लड दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। जब इनको दिया जाता है तो ये ड्रग थोड़ा सिलेक्टिव होती हैं, ये उन पे काम करती हैं जो फास्ट डिवाइडिंग सेल है। तो कैंसरस सेल फास्ट डिवाइडिंग है तो ये इसे लेती है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, तो कुछ सेल मरने लगती है। तो हम एक से ज़्यादा थेरेपी करते हैं। जब ये टिश्यू थोड़ा मरने लगा तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेडिएशन। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव वेव जो हाई एनर्जी बीम है उसको इस पे डालते हैं और इन सारी टिश्यू को जला डालते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है इन दोनों थेरेपी की, जब हम ऐसा करते हैं तो हेल्दी सेल भी डैमेज होती हैं और बॉडी के पार्ट को आप जला रहे हो। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में ये बड़ी बात है कि एक विल पावर चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ टॉर्चर से कम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडी जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, उसे इम्यूनोलॉजी की ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट है वो इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कहाँ हो रहे हैं। आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे जस्ट इतना पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट हैं, या पूछा जा सकता है कौन से ट्रीटमेंट नहीं है। तो जस्ट आप बुक की लाइन पढ़ लो, मैंने उससे ज़्यादा ही आपको बता दिया है। तो इतनी चीज़ें आपसे कैंसर के बारे में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 2 डिजीजेस थी, दोनों मैंने आपको करवा दी है और मैं इसे आशा करता हूँ कि आप इसे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।